अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 9 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिवर है, ये रिवर कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करना है सबसे पहले, फिर कमेंट सेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी इस रिवर के रिगार्डिंग वो आपको लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं, जिसमें डेली क्वेक्स के बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से देखेंगे और जो अर्थक्वेक्स है उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब स्टैटिक पोर्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे रिलेटेड। तो स्टैटिक पोर्शन को भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फरीदकोट रूरल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये केस क्या है, इसके रिगार्डिंग भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग ड्रग्स जो उसके बारे में बात की गई है, तो ये ड्रग्स जो है हम नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज आता है। इसमें हेल्थ केयर गैप जो है उसके बारे में बात की गई, तो अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गैप है। यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली, अब देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो दिल्ली वाले हैं वो ही सिर्फ यहाँ पर बेड जो है वो ले सकते हैं, कोविड के जो पेशेंट है वो बनकर जो एडमिट है वो हो सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई थी। तो ये वाले आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, कौन कौन से यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर आते हैं, वॉयलेट हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो जो चाइना है उसके बारे में बात की गई है कि चाइना जो है वो क्यों यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो कर रहा है। तो बहुत सारी आर्टिकल्स हैं हमारे सामने जो हम देखने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला यहाँ पर आता है डेली क्वेक्स के बारे में। अब देखिए, अर्थक्वेक जो है ऑफ मैग्नीट्यूड 2.1 डिटेक्ट किया गया दिल्ली में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 11th माइनर अर्थक्वेक है जो रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में सिंस मई। अगर हम मई की बात करते हैं, वहाँ से अब तक इतने ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वो देखे गए हैं। मोस्ट पावरफुल जो उसका मैग्नीट्यूड हमें 3.4 का देखने को मिला था। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पर अर्थक्वेक तो आए हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला है कि मतलब डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाए। रिसेंट अर्थक्वेक्स अगर देखें तो यहाँ पर ये डिस्कशन जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस्मिसिटी है यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है दिल्ली में, और इसीलिए बड़ा अर्थक्वेक जो है वो जल्दी ही आ सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। मतलब ये जीएस पेपर 1 जो है उसमें जो हमारा ज्योग्राफी आता है उसमें अर्थक्वेक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में जो अर्थक्वेक के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो एपी सेंटर है ये हमें ये देखने को मिलता है, जो फोकस है वो हमें ये देखने को मिलता है, फॉल्ट है वो हमें ये देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है उससे हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग भी जो 6 किलोमीटर डेप है उसमें देखने को मिलता है। मतलब ज्योग्राफी जब हम लेंगे एमएम एकेडमी पर, जब ज्योग्राफी कवर किया जाएगा, जल्दी ही ज्योग्राफी जो है आने वाला है, उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अर्थक्वेक की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो फोकस मतलब होता है जहाँ से अर्थक्वेक जो उसका उगम हो रहा है, और फिर उसके बाद सीधी परपेंडिकुलर लाइन हम ज़मीन पर देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है एपी सेंटर। तो आपको सीधे स्टेटमेंट्स कैसे पूछे जा सकते हैं कि जहाँ पर अर्थक्वेक जो है उसका ओरिजिन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फोकस।
दूसरा, जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस पर, जो फोकस है वहाँ से, उसे क्या कहा जाता है? एपी सेंटर। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि एमपीएससी जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके 2017 के पेपर में आया था कि जो अर्थक्वेक है जहाँ से ओरिजिन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें दिया गया था फोकस, एपिसेंटर, इस तरीके से दिए गए थे। तो काफ़ी लोगों को एपिसेंटर लग रहा था, लेकिन फोकस जो है उसका जवाब था। इस तरीके से फोकस रहता है और यहाँ पर आपको जो एपिसेंटर है वो देखने को मिलता है। जो लेयर्स है वो इस तरीके से जाती है और फॉल्ट आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्थक्वेक वेव जो है या फिर सिस्मिक वेव जो है, अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होता है लिथोस्फीयर में, प्रोपोगेट होता है डिफरेंट सिस्मिक वेव्स में, या फिर अर्थक्वेक वेव्स जिसे हम कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली दो टाइप की होती है। देखिए, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव। सिस्मिक वेव देखें तो बॉडी वेव होती है, सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव में हमें प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव देखने को मिलती है। सरफेस वेव अगर आप देखोगे तो लव वेव और जो रेलिंग वेव है वो हमें देखने को मिलती है, जिसे एल वेव्स और आर वेव्स भी कहा जाता है। इसमें पी वेव्स और एस वेव कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए बॉडी वेव्स होते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये वाले जो वेव्स हैं हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में देखेंगे जब हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए ये जो वेव्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब हम बॉडी वेव की बात करते हैं तो ये जनरेट होते हैं जब एनर्जी जो है फोकस पर वो रिलीज होती है और सभी डायरेक्शन में वो मूव होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे फोकस, यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज हुई है सभी डायरेक्शन में जब ये मूव हो रही है ना, तो यहाँ पर हम कहते हैं इसे बॉडी वेव। ये ट्रैवल करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वहाँ वो ट्रैवल करते हैं ओनली थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बॉडी वेव जो है वो फास्टर होते हैं दैन दी सरफेस वेव। जो सरफेस वेव होती है, जो सरफेस पे ट्रैवल कर रही है, ज़मीन पे ट्रैवल कर रही है, उससे ज़्यादा, उससे फास्टर हमें बॉडी वेव देखने को मिलती है। देखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा बॉडी वेव्स आर स्लोअर दैन दी सरफेस वेव, तो ये गलत रहेगा। बॉडी वेव जो है वो फास्टर है दैन दी सरफेस वेव और इसीलिए फास्टली डिटेक्ट किए जाते हैं ऑन दी सिस्मोग्राफ। और ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी वेव्स होते हैं, सेकेंडरी वेव्स होते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वेव्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी वेव्स जो है वो फास्टेस्ट बॉडी वेव होते हैं। फास्टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वेव्स जो है वो फास्टेस्ट बॉडी वेव होते हैं, ट्वाइस द स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव्स, और फर्स्ट होते हैं जो कि अर्थक्वेक के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। ये सिमिलर होते हैं साउंड वेव की। जैसा साउंड वेव होता है, मतलब वो लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो देखने को मिलते हैं इन विच द पार्टिकल जो है उसकी मूवमेंट हमें सेम डायरेक्शन में देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो पार्टिकल की डायरेक्शन किस साइड में है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से ही ये जो वेव है ये हमें देखने को मिलती है, इस तरीके से नहीं देखने को मिलती है, ओके। और उसी के साथ साथ ये जो ट्रैवल है वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मटेरियल। मतलब तीनों जो मटेरियल है उसमें से जो प्राइमरी वेव्स है यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पीडीएफ फिर से इसकी रिवाइज कीजिएगा। और उसी के साथ साथ ये जो डेंसिटी डिफरेंस है क्रिएट करते हैं अर्थ मटेरियल में, जिससे कि जो स्ट्रेचिंग है या फिर स्क्वीजिंग है वो देखने को मिलती है। और डिटेल में अगर आपको ये सब जानना है तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर आईएएस जो है वो वेबसाइट से ली गई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो क्रेडिट जाता है इस सब चीज़ों को, क्लियर आईएएस को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे सेकेंडरी वेव है। सेकेंडरी वेव ये अराइव होते हैं एट दी सरफेस सम टाइम लैग प्राइमरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स है उसके कुछ समय बाद, क्योंकि ये स्लो होते हैं प्राइमरी वेव्स के मुकाबले। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस तरीके से मूव होते हैं, है ना, इस तरीके से मूव हो रहे हैं और ये बाद में आते हैं, प्राइमरी वेव्स के बाद आते हैं, क्योंकि स्लोअर होते हैं प्राइमरी वेव्स से और ये सॉलिड मटेरियल से पास होते हैं। अगर आप प्राइमरी वेव्स देखोगे तो वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो, सभी से पास हो रहा है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल जो उससे पास हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है सेकेंडरी वेव की, सिस्मोग्राफी, यहाँ पर अर्थ जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, ये हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वो ज्योग्राफी का पार्ट है, हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें से वो ट्रैवल नहीं होता है ना। सेकेंडरी वेव जो ट्रैवल नहीं हो, जहाँ से सेकेंडरी वेव हो रहा है वो सॉलिड में, जहाँ से नहीं हो रहा है वो लिक्विड या गैशियस स्टेट में, ऐसा हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रांसवर्स वेव है, जो कि डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये है सेकेंडरी वेव। अब यहाँ पर सरफेस वेव की जब हम बात करते हैं तो जब बॉडी वेव जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सरफेस रॉक से, तो फिर नए सेट ऑफ वेव जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसे कहा जाता है सरफेस वेव। मतलब यहाँ पर बॉडी वेव जब इंटरेक्ट कर रहे हैं सरफेस रॉक से, तब वो कन्वर्ट हो रहे हैं सरफेस वेव में। ये जो वेव्स है ये अर्थ सरफेस पर मूव होते हैं।
सरफेस वेव जो है उसे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, जिसमें पार्टिकल मूवमेंट जो है परपेंडिकुलर होती है वेव प्रोपोगेशन के, और इसीलिए वो क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो क्रिएट करती है ना। क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। और सरफेस वेव, इसे मोस्ट डैमेजिंग वेव जो है वो कहा जाता है। दो कॉमन सरफेस वेव है, लव वेव और रेलिंग वेव। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हमें जो अर्थक्वेक्स है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो पूरा पट्टा आपको नज़र आ रहा है ये पूरा अर्थक्वेक का है, जहाँ पर डैश 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 देखने को मिल रहा है, पूरा अर्थक्वेक जोन पट्टा हमें देखने को मिलता है। अब उसमें इंडिया आप देखो तो ये जो नदर्न साइड है इंडिया की वो पूरी हमें इस पट्टे में देखने को मिलती है ना। ये जो आप गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, आप हिमालय जो है वो हमारा देख लीजिए, ईस्ट साइड का देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मोस्टली हमें जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप सदर्न साइड देखोगे तो यहाँ पर अर्थक्वेक जोन नहीं है। बेसिकली अर्थक्वेक होता क्यों है ये तो मैं ज्योग्राफी में बताने वाला था, लेकिन खैर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्यों होता है। देखिए दो प्लेट्स है, अगर प्लेट टेक्टोनिक जो थियरी है वो जब हम देखेंगे हमें पता चलेगा। अगर दो प्लेट्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो प्लेट में अगर घर्षण हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर डाइवर्जेंट हो रही है या फिर यहाँ पर एक दूसरे की तरफ आ रही है और टकरा रही है, तो यहाँ पर अलग अलग फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। उसमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वोल्केनो देखने को मिलता है, सुनामी देखने को मिलता है। ये सारी जो चीज़ें होती है प्लेट टेक्टोनिक थियरी की वजह से ही होती है। जो प्लेट से ये मूव होती है, हमारा जो हिमालय है वो बना हुआ है, क्यों मिल बना हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, दो जो प्लेट्स है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जो है ये टकराई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे दो अगर जो चादर है, अगर दोनों को हम इस तरीके से स्विच करेंगे चादर को, तो क्या होगा, वो चादर इस तरीके से बेंड होगी, है ना। इसी तरीके से शर्ट देख लीजिए आप, शर्ट को अगर आप दोनों तरफ से ऐसा प्रेस करोगे तो शर्ट जो ऐसा बेंड निकल आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, ये जो है दोनों प्लेट यहाँ पर टकराई है, जिससे कि यहाँ पर एक माउंटेन जो है वो खड़ा हो गया है, वही है हमारा हिमालय। तो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वोल्केनो माउंटेन्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं जल्दी आपके सामने MM एकेडमी ऐप पर लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर आप देखोगे अर्थक्वेक जो है मैग्नीट्यूड ऑफ 4 या फिर उससे बिलो हार्डली कोई डैमेज जो है वो कॉज करता है कहीं पर भी, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे अर्थक्वेक जो है वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होते रहते हैं हर साल, कि भैया आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब अर्थक्वेक जो है वो 4 से ज़्यादा चला जाता है, 5 6 7 चला जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो मचा लेता है। और सर्टनली यहाँ पर क्या होते हैं कि जो भी अपकमिंग यहाँ पर आने वाला है वो कैसे पता चले, यहाँ पर पता भी चल सकता है क्या, यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। साइंटिस्ट जो है काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर कि यहाँ पर जो प्रीकर्सर्स है उसे यहाँ पर देखे जा सके। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अर्थक्वेक है अगर वो आने वाला है उससे पहले जो भी चीज़ें हो रही है वो हम पता लगाया जा सके कि भैया अर्थक्वेक आने वाला है, सब यहाँ पर निकल जाओ, है ना। जिस तरीके से साइक्लोन जो उसके हमें इंटीमेशन मिलते हैं, उस तरीके से अर्थक्वेक की भी अगर मिले तो फिर तबाही ना मचे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। कुछ स्पेशल अर्थक्वेक, वन दैट आर ट्रिगर्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, वो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं कुछ हद तक कि भैया कोई वॉल्केनो अगर आया है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर वॉल्केनो आया हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर प्लेट जो है वो मूव हो रही है। अब जब प्लेट्स मूव हो रही है तो हो सकता है कि आसपास के इलाकों में अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये कुछ भी ना हो वहाँ पर प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स इन अ रीजन लाइक दिल्ली ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो है ये कोई भी फॉल्ट लाइन जो उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है ना। साइंटिस्ट जो है वो बोलते हैं कि हिमालयन रीजन जो है वहाँ पर बड़े बड़े अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 8 या उससे भी ज़्यादा। हमने देखा हुआ है कि वहाँ पर भी जो प्लेट से मूव हो रही है, कंटिन्यूसली मूव हो रही है, जो हमारा हिमालय है वो उसके कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली मूव होती जा रही है, और इसी के चलते जो अर्थक्वेक्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ ज़्यादा इसके देखने को मिलते हैं, इंटेंसिटी के देखने को मिलते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखोगे आप, साइंटिस्ट जो उनको कोई आइडिया नहीं है कि बड़े अर्थक्वेक जो है वो कब आने वाले हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है 6 का अर्थक्वेक जो है टिपिकली एसोसिएटेड रहते हैं काइंड ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है एटम बॉम्ब जो हिरोशिमा में गिराया गया था, उस तरीके की जो एनर्जीज है वो रिलीज होती है। अब ये जो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है वो मेजर किए जाते हैं लॉगरिथमिक स्केल में, है ना। मैग्नीट्यूड 7 अर्थक्वेक जो है वो 32 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है 6 के अर्थक्वेक से। मतलब आप देखिए यहाँ पर एक एक जब स्केल हम आगे बढ़ रहे हैं, 6 का जो अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है उसके ऊपर अगर हम 7 पर जाते हैं तो स्केल में हम एक ही बढ़ रहे हैं, लेकिन 32 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड 8वां जो अर्थक्वेक होता है ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है 6 के मैग्नीट्यूड से।
तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 6 जो है वो वहाँ से थोड़ा हार्म होना शुरू हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा जो डिजास्टर है वो होना शुरू हो सकता है। और जब हम यहाँ पर एक एक रेक्टर स्केल बढ़ा रहे हैं तो कितना कितना टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अर्थक्वेक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो फरीदकोट रूरल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। लास्ट वीक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उन्होंने 547 पेज का जजमेंट पास किया इन अ 3 डेकेड ओल्ड केस, जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट जो है उसे अपहोल्ड किया गया ऑफ वीमेन इन द फैमिली ऑफ हरिंदर सिंह ब्रार। ठीक है, लास्ट महाराजा जो थे फरीदकोट के, उनके लिए। अब यहाँ पर पूरा मसला क्या है, यहाँ पर जो राजा है उनका नाम आपको पता रहना चाहिए। इनका जन्म 1915 में हुआ था, हरिंदर ब्रार। ठीक है, ये फरीदकोट जो है उसके लास्ट रूरल माने जाते हैं और इनकी जो डेथ है वो हमें अक्टूबर 1989 में देखने को मिलती है। अब लास्ट रूलर क्यों, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर 1947 जो है 1947 उसमें आज़ादी मिल जाती है और ये जो राजा वगैरह हैं ये सब चले ही जाते हैं, है ना। हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो पूरे किंगडम है यहाँ पर, जो छोटे छोटे किंगडम थे 550 से ज़्यादा किंगडम, वो सब यहाँ पर क्या होते हैं, इंडिया में मर्ज हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लास्ट रूलर जो है माने जाते हैं फरीदकोट के। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उनकी जो ओनली सन थे, ठीक है, हरमोहिंदर सिंह, और उनकी जो वाइफ थी रानी रनिंदर कौर, इनका भी यहाँ पर पहले ही जो देहांत है वो हो चुका था। और जब इनकी डेथ हुई, ये जो महाराजा है, जब इनकी डेथ हुई तो वहाँ पर हमें बाई हिज मदर मोहिंदर कौर, 3 डॉटर्स अमृत कौर, दीपिंदर कौर और महिपिंदर कौर, और जो ब्रदर है कन्वर मंजीत इंदर सिंह, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो 3 डॉटर्स है, सिर्फ अमृत कौर जो है वो सर्वाइव, और वो अभी 87 जो है उसकी देखने को मिल रही है। जो अमृत कौर है वो अभी सिर्फ सर्वाइव होती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, पूरा जो किस्सा है वो किस तरीके से चलता है कि जो फरीदकोट स्टेट है, जब उसने सरेंडर किया था अपनी सोवर्निटी, और जो पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट है उसे ज्वाइन किया था 1948 में। बट ऑब्वियस है ना कि हमने देखा हुआ है कि जब आज़ादी मिली थी उसके बाद से जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने कोशिश की जितने भी किंगडम है उन्हें भारत में ही शामिल करने की। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक हमने देखा कि सिर्फ 3 छोड़कर, मतलब यहाँ पर जो 3 कौन से थे बेसिकली, आज़ाद मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी छोड़िए, मतलब बेसिकली सिर्फ 3 जो है रह गए थे, बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। जो इंडिया की सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर लिया था, तब तक भी नहीं रुकना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन तक। लेकिन 3 हमें देखने को मिल रहे थे, वो थे जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा हमें देखने को मिल रहा था, कौन सा देखने को मिल रहा था, दूसरा हमें देखने को मिल रहा था जूनागढ़, और तीसरा देखने को मिल रहा था हैदराबाद, है ना। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ जो है, जो कश्मीर है वो हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से जो हैदराबाद है पुलिस एक्शन, जूनागढ़, वहाँ पर इस तरीके से हमारे ताबे में जो है रेफरेंडम बोलिए तो हमारे ताबे में जो है पूरी तरीके से ये जो टेरिटरीज है वो आ जाती है। अब यहाँ पर फरीदकोट स्टेट जो है 1948 में, क्योंकि इसी दौरान सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया जो है उसको सोवरेनिटी सौंप दी थी। अब महाराजा जो है उन्होंने अलाउ किया था, उन्हें अलाउ किया गया था कि वो कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर जो फरीदकोट में स्प्रेड हुई है, चंडीगढ़ में स्प्रेड हुई है, शिमला में हुई है, दिल्ली में हुई है, तो उसे वो कुछ प्रॉपर्टी रख सकते हैं। जब उनका देहांत हुआ था तो उनकी जो डॉटर्स हैं उनको कोई भी मतलब इनहेरिटेंस राइट जो है वो नहीं थे, एज वॉज द नॉर्म अंडर द फ्यूडल सिस्टम। कोई भी उनको इनहेरिटेंस मतलब जो वंश में मिलता है वो उनके पास अधिकार नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ परपोरेटेड विल, जो यहाँ पर विल जो है वो हमें देखने को मिली थी, उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्या हुआ था, जो अलग अलग ट्रस्ट है वहाँ पर उन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो ले ली थी। दूसरी यहाँ पर लंदन बेस्ड एक ट्रस्ट थी, है ना, ये भी यहाँ पर सोल ट्रस्ट थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ कि जो 3 डॉटर्स है उनको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई, मतलब जो 2 थी उसमें से, मतलब दीपिंदर कौर और महिपिंदर कौर, ये जो है इन्होंने ऑफिस जो है वो होल्ड किया महरवाल केजवाई अपना खेवाई जी, ये जो है ट्रस्ट वहाँ पर एज ए चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। और जो एल्डेस्ट थी, मतलब जो अभी हमें देखने को मिलती है अमृत कौर, ये इस ट्रस्ट का पार्ट नहीं थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है 1992 में जो अमृत कौर है वो चैलेंज करती है 1982 की जो विल थी उसे, कि यहाँ पर ही जो विल है 1/3 ऑफ द शेयर जो है फादर की प्रॉपर्टी का वो यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का, उसके अकॉर्डिंग
उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि पूरी जो प्रॉपर्टी है सर्टेन क्लॉजेस इन राजा ऑफ फरीदकोट स्टेट एक्ट 1948 उसके तहत यहाँ पर जो क्लेम है उन्होंने किए। फिर कन्वर मंजीत इंदर सिंह यहाँ पर जो उनके बेटे थे, है ना, जो भाई थे, सॉरी, जो ब्रार के भाई थे, उन्होंने एक सूट जो है वो फाइल किया जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया प्रॉपर्टी साइटिंग द रूल, यहाँ पर जो रूल है उसके लिए उन्होंने एक साइट किया। तो मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लैंड जो है उसकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। मतलब जो सबसे एजेड थी अमृत कौर, उनका यहाँ पर जो क्लेम है वो देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ जो भाई है उन्होंने भी यहाँ पर क्लेम किया। 2013 में चंडीगढ़ कोर्ट जो है उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया अमंग देन 2 सर्वाइविंग डॉटर्स और डिक्लेयर किया 1982 जो विल है वो यहाँ पर इनवैलिड है। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि जो उनकी डॉटर थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर शादी जो है वो उनके अगेंस्ट में कर दी थी महाराजा के। तो विल में क्या हुआ, उनके लिए इतना कुछ देखने को मिला नहीं, इसीलिए उन्होंने इनहेरिटेंस के तौर पर कि नहीं मैं तो उनकी बेटी हूँ इसलिए मुझे उनका अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, जो विल है वो वैलिड नहीं रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस राजमोहन सिंह हाई कोर्ट के जो है उन्होंने नॉट ओनली अपहेल्ड द राइट ऑफ डॉटर्स, सिर्फ जो डॉटर के राइट से वो अपहेल्ड नहीं किए, बट ऑल्सो गिव ब्रार्स मदर जो अलाइव है व्हेन हर सन डाइड हर शेयर इन द प्रॉपर्टी, जो शेयर है प्रॉपर्टी का उन्हें भी यहाँ पर दिया गया। अमृत कौर इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया कि पूरी जो प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द 1948 एक्ट, यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी होल प्रॉपर्टी उस पर यहाँ पर क्लेम कर लिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बोला जाता है कि अगर कोई मेल डिसेंडेंट नहीं है तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो जो नियरेस्ट रहेगा उसे यहाँ पर दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ऐसी जो है हाई कोर्ट जो उन्होंने हेल्ड किया 1948 का जो एक्ट है वो यहाँ पर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम में आई थी उसके इनैक्टमेंट के टाइम पर एग्जिस्टेंस में हमें इससे देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा एनी स्टेट विच डिसेंड्स टू अ सिंगल हायर, जो सिंगल हायर होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो चीज़ है ये अप्लाई नहीं होगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, इन शॉर्ट यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो राजा थे, राजा के एक भाई देखने को मिल रहे थे, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो 3 डॉटर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही। अभी जो 3 डॉटर्स है, 3 डॉटर्स इसमें से क्या हुआ कि एक डॉटर जो है अभी बची हुई है, उन्होंने बोला कि मुझे पूरी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर यहाँ पर क्लेम चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिला। और जो विल थी वो उनके अगेंस्ट में थी, लेकिन विल जो है उसे भी यहाँ पर इनवैलिड घोषित कर दिया गया, जो चंडीगढ़ है उनके द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ऐसी वर्डिक्ट जो है, मतलब हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उन्होंने न्यू ट्विस्ट यहाँ पर ऐड किया। उन्होंने यहाँ पर जो विल है वैलिडेटेड अ विल, जो यहाँ पर इनवैलिड घोषित कर दी गई थी चंडीगढ़ की तरफ से, वो यहाँ पर वैलिड घोषित कर दी जाती है। और उसी के साथ साथ किसकी विल थी, जो ब्रार्स मदर है उनके द्वारा जो यहाँ पर बनाई गई थी 1992, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जो है उन्होंने यहाँ पर सन जो है उसके इसमें कर दी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रेज होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसे जाएगी किसे नहीं जाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर खड़ा होता है। जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी कहा कि शी वॉज अलाइव एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हर सन एंड वॉज हिज क्लास 1 हायर। तो ये जो बच्चा होता है जो मेल है वो यहाँ पर हायर होता ही है ना, लेकिन अगर ना हो तो फिर जो नियरेस्ट रहेगा उसे यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो मिल सकती है। तो ये तो पूरा केस हमने यहाँ पर देखा, लेकिन इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो हम पॉलिटी के जो वीडियोस MM एकेडमी पर आ रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि जो पॉलिटी के लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ यूट्यूब के सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसमें हम प्रीलिम्स बोलिए मेंस बोलिए सभी पर्सपेक्टिव से वो जो सीरीज़ है MM एकेडमी ऐप पर वो हम देख रहे हैं, है ना। और कुछ डेमो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिससे कि आप दोनों की जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। और उसी के साथ साथ जो केसेस है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो भी केसेस हमें देखने को मिलेंगे। जब हम लैंड से रिलेटेड केसेस देखेंगे, लैंड एक्विजिशन से बोलिए, तब हम ये वाला केस जो है ये भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर हेल्थ केयर गैप जो है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंट्री है उसके पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो लिमिटेशंस है वो हमें अभी पता है। जो कोविड-19 अभी पीक पर चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ केयर सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इंडियाज़ पब्लिक हॉस्पिटल्स, उसके पास सिर्फ 713,986 बेड्स, जिसमें से 35,699 इंसेंटिव केयर यूनिट्स हैं और 17,850 वेंटिलेटर्स हैं, जो रिसेंट स्टडी यहाँ पर की गई है उनके द्वारा। इंडिया जो है वो काफ़ी जो ब्रिक्स पीयर है उनके पीछे रह रहा है हेल्थ और क्वालिटी इंडेक्स में। अब नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 देखी जाए तो इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ है स्पेंडिंग जो है वो कितना है, लेस देन 1% ऑफ कंट्री GDP।
मतलब जो कंट्री की हमारी जीडीपी है उससे 1% से भी कम यहाँ पर इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है वो हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं, भूटान 2.5% खर्च करता है, श्रीलंका 1.6% करता है, नेपाल 1.1% करता है। उसी के साथ साथ अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखें, इंडिया जो है उसने यहाँ पर सेकेंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रॉम द बॉटम अमंग्स द 10 कंट्रीज ऑफ इट्स रीजन, जो यहाँ पर परसेंटेज स्पेंडिंग जो है पब्लिक स्पेंडिंग में वो जब देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट जो है ऑलमोस्ट लास्ट हमें इंडिया देखने को मिल रहा है। मालदीव स्पेंड करता है 9.4% ऑफ जीडीपी टू क्लेम द टॉप स्पॉट इन द लिस्ट फॉलोड बाय थाईलैंड। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा मालदीव जो है वो स्पेंड करता हुआ देखने को मिलता है। सिमिलर ट्रेंड इंडिया का ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल कितने हैं, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। OECD डाटा अगर हम देखें जो अवेलेबल है 2017 का, इंडिया ने रिपोर्ट किए हैं सिर्फ 0.53 बेड्स अवेलेबल पर 1000 पीपल। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि 1000 लोगों के पीछे कितने बेड हैं, एक बेड भी नहीं है, एक भी बेड नहीं है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एज अगेंस्ट 0.87 बांग्लादेश में, 2.11 चील में, या फिर चिले भी जिसे कहा जाता है, या फिर चाइल भी जिसे कहा जाता है, 1.38 मैक्सिको में, 4.34 चाइना में, 8.05 रशिया में। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया के जो बेड है वो कितने यहाँ पर मिलेंगे, और ऐसे सिनारियो में हम बात करते हैं कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हम अचीव कर सकते हैं। जो लॉकडाउन है उसे खोलने की नौबत यहाँ पर आ चुकी है। लोगों के पास लाइवलीहुड नहीं है, लेकिन लाइवलीहुड नहीं है तो कोई ना कोई चीज़ कर कर वो लाइवलीहुड जो है वो भले ही यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन अगर सब कुछ खोल दिया जाए तो फिर जो बेड्स है वो भी नहीं मिलेंगे। कितना क्योस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मच रहा है, आप ट्विटर पर देख सकते हो कितना क्योस हो रहा है। लोग जो है उनकी डेथ हो रही है, जो बेड पर मतलब बेड उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो जो हॉस्पिटल है उसके सामने, दरवाजे के सामने लोग जो है वो दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि हम यहाँ पर सब कुछ जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर आप देखिए चाइना बोलिए, मैक्सिको बोलिए, तो यहाँ पर बेड की संख्या इतनी ज़्यादा है पर हमारे पास देखने को नहीं मिल रही है। वन ऑफ द ऑब्वियस रीज़न क्या है कि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर जो है उसे इतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं गई जो गवर्नमेंट से उनकी तरफ से, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल क्लास है उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर जब ज़रूरत देखने को मिल रही है तब पता चल रहा है कि अरे साला हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने जो वोट आज तक दिए हैं वो तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ों पर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थी। हमने तो इन चीज़ों पर दिए हैं कि यहाँ पर सरकार ने जो है वो फार्मर को कितना लोन वेवर दिया है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, फार्मर के लिए भी नुकसानदायक है, सभी के लिए नुकसानदायक है, कंट्री की इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। तो जो पार्टी फार्मर को लोन वेवर दे रही है हम उसे वोट कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी हेल्थ के लिए कर रही है उसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा, उसके बारे में कोई देख नहीं रहा, उसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। करंटली इंडिया में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कोविड ट्रीटमेंट जो है वो डन किए जा रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आउटरीच है हमें हेल्थ केयर सर्विस का वो बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी यहाँ पर इक्वल पार्टनर, स्टेक होल्डर यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जब तक हम नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो चलते ही रहेंगे। अब एक यहाँ पर रास्ता है गवर्नमेंट के लिए कि वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करोड्स ऑफ ड्यूज जो है वो पे कर सकते हैं, दे ओ टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर स्कीम आती है उसमें, और उसी के साथ साथ एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो है उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ड्यू जो है वो रख रही है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा जो उधार समझ लीजिए, तो वो यहाँ पर करना ज़रूरी है जिससे कि हम यहाँ पर सक्षम बना सके जो प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि ज़्यादातर आप बेड देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिल रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालत है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदतर है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इसीलिए एटलीस्ट अब तो भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सभी से कि यहाँ पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार को अकाउंटेबल बनाना होगा हमें हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ों में ही। अब यहाँ पर आप देखोगे सिमिलर पॉलिसीज जो है वो अप्लाई होना चाहिए टेस्टिंग के लिए भी, एक प्री प्रायोरिटी यहाँ पर टेस्टिंग को जो है वो देनी चाहिए, है ना। इंडिया कंटिन्यू टू टेस्ट लेस देन इट शुड इन दी पोस्ट लॉकडाउन सिनारियो। और उसी के साथ साथ इसका ये मतलब नहीं कि सिविल सोसाइटी जो है उसमें दूसरे लोगों का कोई रोल नहीं है, मतलब सरकार ने ही पूरा रोल अदा करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है।
यहाँ पर जो NGOs है, प्राइवेट फाउंडेशंस है, उन्होंने भी अपना रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करना चाहिए। जो ग्रास रूट लेवल है उस पर यहाँ पर उन्होंने अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ग्रास रूट लेवल से जब हम यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ग्रास रूट लेवल से जब हम यहाँ पर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका यहाँ पर भला करने की कोशिश करेंगे, उन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उससे हम यहाँ पर कोविड से लड़ सकते हैं, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली। अभी बेसिकली क्या हुआ कि दिल्ली में केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फिर भी ऑफिशियल जो है उनका ये कहना है, कुछ यहाँ पर सोर्सेस है, ऑफिशियल्स बोलने के बजाय सोर्सेस है, उनका ये कहना है कि अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है दिल्ली में, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो हो चुका है। अब ये बोलना कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है ये सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि पता नहीं चल रहे हैं, अब सोर्स जो है वो पता नहीं चल रहे हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन समझ लीजिए कि हो ही चुका है। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो बेड्स है वो कम पड़ रहे हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का वो यहाँ पर कम पड़ रहा है। बहुत ही बुरे बुरे तरीके के, मतलब यहाँ पर दर्दनाक जो वीडियोस है वो सामने आ रहे हैं कि लोग जो है वो हॉस्पिटल के गेट के सामने दम तोड़ रहे हैं। ऐसे काफ़ी वीडियोस जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने एक रूल जो है वो पास किया। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब यहाँ पर अगर कोविड पेशेंट है तो दिल्ली के जो लोग रहेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको यहाँ पर जो जगह है वो दी जाएगी, बेड जो है उनके लिए दिया जाएगा, बाकी जो बाहर के हैं उनके लिए नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी विरोध जो है वो हुआ। और उसी के साथ साथ जो LG है अनिल बाईजाल, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने इसका पूरा खारिज कर दिया, मतलब जो यहाँ पर ये पास किया गया था खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जो भी यहाँ पर आएगा जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए इंडिया में इक्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसके थोड़े हम आते हैं पर्सपेक्टिव पर, जो हमारे पॉलिटी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव है। बीइंग एन एस्पिरेंट हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पता रहना चाहिए। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस दौरान हमने बहुत देखा आर्टिकल 14 जो है काफ़ी ज़्यादा उछल रहा था, मतलब सभी को इक्वालिटी है, सभी के साथ इक्वालिटी रहनी चाहिए, कहीं पर भी आप अनइक्वल जो है ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। आर्टिकल 14 जो है बेसिकली सभी के लिए होता है, सिटीजन्स के लिए भी होता है, फॉरेनर्स के लिए भी होता है। अब आर्टिकल 15 जो है ये इंडियन सिटीजन जो है पर्टिकुलरली उनके लिए होता है। अब यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो ये भी लेकर आते हैं कि नहीं, जो इंडियंस है सिर्फ उनके लिए रहेगा, जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उनके लिए बेड नहीं रहेंगे, फिर भी आर्टिकल 14 जो है वॉयलेट होता है ना। फिर भी आर्टिकल 14 जो है वॉयलेट होता है। और इसमें वो भी नहीं है जो हमने उसमें तर्क देखा था, है ना, जो MM एकेडमी पर पॉलिटिकल लेक्चर है उसमें जो मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ले रहा हूँ, जो करंट इश्यूज़ ले रहा हूँ, उसमें हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा और उसमें मैंने क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें दो चीज़ें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें आता है कि अनइक्वल्स कांट बी ट्रीटेड इक्वली। तो जब अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर सब इक्वली है। उसको भी कोरोना वायरस हुआ है, फॉरेनर को भी, हमारे जो इंडियन सिटीजन है उसको भी कोरोना वायरस हुआ है ना। तो ऐसे सिनारियो में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ दूसरे स्टेट वाले को भी कोरोना वायरस हुआ है और दिल्ली स्टेट वाले को, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी उसके, इसको भी कोरोना वायरस हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो चीज़ की गई है ये इक्वालिटी को ध्यान में रखकर की गई है। और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने फिर से ट्वीट किया था कि ये जो चीज़ है वो गलत की जा रही है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सब कुछ लॉकडाउन जो है खोल दिया जाना चाहिए, दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। लेकिन जब यहाँ पर खोलने की चीज़ की गई तो उन्होंने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए, अब यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बोलिए या फिर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ बोलिए, बेड बोलिए, यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी क्योस जो है वो वहाँ पर मचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं कि इट्स नॉट अबाउट अमेरिका। अब यहाँ पर जो चाइना है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है। डिस्प्यूटेड एरिया चाइना के साथ हमें 3 जोन में देखने को मिलते हैं, 3 सेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। एक है वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन एरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है वो तो पूरा खुद का ही क्लेम करते हैं वो कि बस साउथ तिब्बत का अरुणाचल प्रदेश पार्ट है तो ये हमारा पार्ट है, पर वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं यहाँ पर हमें डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो ऑथर है, देखिए शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काम का है, लेकिन चाइना के ऊपर सेपरेटली मैं पूरा जो लेकर आऊँगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकर आया था उसी तरीके चाइना के ऊपर भी लेकर आऊँगा। जब ये पूरा मसला जो है वो हल हो जाएगा, जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद चाइना और इंडिया रिलेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है बेसिकली जो एक लेक है उसके पास चल रहा है। तो क्या उस लेक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? तो यहाँ पर ये जो लेक है इसके पास हमें देखने को मिलता है, और इस लेक के पास जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्प्यूट है, वो देखने को मिल रहा है। जो चाइनीज़ आर्मी है वो यहाँ पर जो घुसपैठ है वो करने की कोशिश कर रही है, तो उसे टेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से आया कि दोनों ही कंट्रीज़ ने माना है कि ये जो मसला है ये हम यहाँ पर बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निगोसिएशन जो है डिप्लोमेटिक टाइज के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली जो है, मतलब जो इंडिया है, उसने यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम है उसे सुलझना चाहिए। अब आप देखो इंडिया जो है, इंडिया का और यूएसए के जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा सुधर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ इंडिया जो है रिन्यूड एंथुजियाज्म फॉर द यूएस लेड क्वाड, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। आप देखोगे जो चाइना है उसके क्या है, सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट इंडिया के साथ ही चल रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो जो साउथ चाइना सी है उसमें भी 9 डैश लाइन देखने को मिलती है। वहाँ पर भी जो चाइना है उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर फिलीपींस बोल दीजिए, यहाँ पर आप देखोगे तो वियतनाम बोल दीजिए, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट जो है वो चल ही रहे हैं। ताइवान जो है उसके साथ अपना अलग ही डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब हर चीज़ जो है वो मेरी है, इस तरीके से चाइना जो है वो कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे चाइना जो है हिस्टोरिक राइट्स वाटर पर वो मांगता है ना, जिससे कि वहाँ पर जो भी रिसोर्सेस है उसे वो ले सके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जकार्ता आप देखोगे, इंडोनेशिया अगर आप देखोगे तो वो मतलब वो ये नहीं करता है कि भैया ये जो 9 डैश लाइन का जो मसला चल रहा है तो इंडोनेशिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ों में आप देखो तो इंडोनेशिया इतना ये नहीं करता है कि ठीक है यार अभी छोड़ो चाइना क्या है, इस तरीके से कर रहा है। मतलब ये बेसिकली आप देखोगे तो बीजिंग जो है उसके साथ ज़्यादा झड़प जो है वो नहीं कर पा रहा है ना। लिटिल इम्पैक्ट ऑन बीजिंग, मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा झड़प जो है वो नहीं कर पा रहा है। जकार्ता जो है वो यहाँ पर यूएस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करता है, यूएस जो अप्रोच यहाँ पर आ रहा है, और इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे जकार्ता जो है उसने बहुत बार ये कोशिश की है डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शन जो है वो यहाँ पर लिए जा सके, मगर यहाँ पर जो चाइना है उसके आगे उसकी कुछ चल नहीं पाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडोनेशिया आप देखोगे तो वो मच मलिंग्ड क्वाड जो है उसका भी यहाँ पर मेंबर नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो है ये यहाँ पर वीडेड टू नॉन अलाइनमेंट। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे मतलब बेसिकली इसमें से बताया ना कि कोशिश क्या की जा रही है ऑथर के द्वारा कि अगर आप ज़्यादा यूएसए की तरफ घुसने की कोशिश करोगे तो जो चाइना है, चाइना आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ये इसका बोलना है। मतलब चाइना जो है उसका दुश्मन है यूएसए। जो कंट्री यूएसए के साथ ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगी वहाँ पर चाइना जो है वो डिस्प्यूट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इंडिया जो है उसके साथ जो रिलेशन है यूएसए के बहुत अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे सिनारियो में चाइना जो है वो यहाँ पर सबक सिखाने के लिए इंडिया को इस तरीके से जो टेरिटरी डिस्प्यूट्स है ये करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर जो मनीला है ये देखो तो उन्होंने एक अनाउंस किया है डिसीजन टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट दैट लेट अमेरिकन ट्रूप टू ऑपरेट इन द फिलीपींस। फिलीपीन जो है, फिलीपीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो यहाँ पर जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए मना कर रहा है ना। लेकिन फिलीपीन जो है सस्पेंड कर दिया उसने, डिसीजन टू टर्मिनेट मिलिट्री कोऑपरेशन विद द यूएसए। तो इस तरीके से हमें जो चेंजेस है, जो कारण है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साउथ चाइना सी जो है उसमें इतना प्रेशर जो है बिल्डअप हो रहा है। साउथ चाइना सी में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो भैया आसपास की कंट्री भी डर रही है, उनको भी चाहिए कि हमारे पास कोई बड़ा जो भाई है वो रहे। तो इसलिए यूएसए के साथ भली वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। चाइना जो है उसके लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह की टेरिटरीज़ पर। चाइना का अगर बस चले तो बोले कि पूरी दुनिया जो है वही हमारी है। हिस्टोरिकली हमने पूरी दुनिया पर ही राज किया था, हिस्टोरिकली पूरा चाइना जो है पूरी दुनिया पर ही राज कर रहा था। अमेरिका जो है वहाँ पर भी हमारा राज था। अब बाकी यहाँ पर जो शिफ्ट ऑफ पावर है वो हमें देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ। चाइना जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, उसी के साथ साथ जो पावर है चाइना की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता जा रहा है। चाइना की जो मिलिट्री पावर है अब वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्लेम जो है वो कर रही है, और इसी के तहत यहाँ पर जो मतलब जो टेरिटरियल स्टेटस है उनको यहाँ पर चेंज करने की जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है। अब चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और सेम चीज़ जो है हमें यहाँ पर लद्दाख जो है उस वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। चाइना जो 9 डैश लाइन है साउथ चाइना सी है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लद्दाख में भी उसी तरीके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भैया हम यहाँ पर सक्षम हैं, हम यहाँ पर ताकतवर है,
है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्हें डिप्लोमेटिक जो टाइज है वो भी उसी तरीके से यहाँ पर करने होंगे। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के पास जो मिलिट्री जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और उसी के साथ न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडिंग है, इकोनॉमी है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो जिस भी कंट्री के साथ इकोनॉमी जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, वहाँ पर इस तरीके की जो लड़ाई है, इस तरीके के झगड़े हैं, बड़े मतलब वॉर में तब्दील होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो ये रिवर जो है मैंने आपसे पूछी थी, रिवर है कावेरी, कावेरी रिवर है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना था, पहली चीज़ कि कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, पहले तो नाम ही बताना था। दूसरा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तीसरा यहाँ पर जो इसका उगम है वो कहाँ से होता है, और एंड जो है वो कहाँ पर होती है। और उसी के साथ साथ अगर कोई इसमें प्रॉब्लम डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो सर्च करके फिर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो और अच्छी तरीके से हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।